Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. Friends, आज हम करेंगे क्लास 5th एंड आई होप कि आपने क्लास 4th प्रीवियस सेशन देख लिया होगा एंड अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस थे। हमने सीरीज स्टार्ट की है पियाजे, वाइगोस्की एंड कोहलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड, क्योंकि हर एक टीचिंग एग्जाम्स में पियाजे, वाइगोस्की एंड कोहलबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत से पूछे जाते हैं। ओके, तो ये अपने आप में बहुत मायने रखती है ये थ्योरी एंड इन तीनों की थ्योरी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आज हमारी क्लास 5th है एंड आई थिंक आपको आज के क्वेश्चंस भी पसंद आएंगे। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टीचर शोज 2 आइडेंटिकल ग्लासेस filled with an equal amount of juice in them. ओके, टीचर बच्चों को दिखा रही है 2 सेम आइडेंटिकल ग्लास हैं जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ जूस है उसके अंदर। शी एम्प्टाइज देम इनटू डिफरेंट ग्लासेस। फिर टीचर ने क्या किया, दोनों ग्लास को एक दूसरे डिफरेंट ग्लासेस में खाली कर दिया। ठीक है, 2 डिफरेंट ग्लासेस में खाली कर दिया। फर्स्ट वन, एक तो ग्लास है टॉलर and another one is wider. Okay, she asked her class to identify which glass would have more juice. फिर टीचर क्या कर रही है कि बच्चों को ऐसे बोल रही है कि चलो देख के बताओ कि कौन से ग्लास में ज्यादा जूस है। ओके, स्टूडेंट्स रिप्लाई दैट द टॉलर ग्लास हैज मोर जूस। स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि जो बड़े वाला गिलास है ना, बड़े वाला ग्लास है, टॉलर ग्लास है, उसमें ज्यादा जूस है। और स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टी इन डीलिंग विद, बच्चों को किस चीज में दिक्कत आ रही है। ओके, बच्चों को किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है वो बताना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो आंसर निकालना बहुत इजी हो जाएगा। तो चलो आपको बताना है, इज इट अकोमोडेशन, ईगोसेंट्रिज्म। देखो यहां तो ईगोसेंट्रिज्म जैसा कुछ आएगा नहीं। ओके, ईगोसेंट्रिज्म तो होगा नहीं कुछ। डिसेंटरिंग या रिवर्सिबिलिटी, देखो रिवर्सिबिलिटी वाला कंसेप्ट बच्चा समझ नहीं पा रहा है, इसमें आता है डिसेंटरिंग। ओके, डिसेंटरिंग कैसे बताती हूँ। देखो इसमें ना बच्चा क्या होता है, एक ही एस्पेक्ट समझ रहा है एक टाइम पे। ओके, मतलब क्वांटिटी एंड हाइट, ये दोनों का कंसेप्ट एक साथ नहीं समझ पा रहा है बच्चा इसमें। ओके, एक एस्पेक्ट को ही समझ रहा है। क्या देखा उन्होंने, बच्चों ने देखा जूस की क्वांटिटी देखी उन्होंने, हाइट उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है। हाइट एंड क्वांटिटी में से वो बस सिर्फ क्वांटिटी का ही एस्पेक्ट देख रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं, इसे कहते हैं डिसेंटरिंग। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, Which one of the following can be considered as a contribution of Kohlberg's theory? कोहलबर्ग की थ्योरी का कंट्रीब्यूशन माना गया है, योगदान माना जा सकता है कोहलबर्ग के कौन से सिद्धांत को। पहले ना क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझ लोगे ना तो आंसर निकल जाएगा, बहुत इजी से निकाल पाओगे। His belief is that children are moral philosophers. वो ऐसे सोचते हैं कि जो बच्चे हैं ना वो नैतिक दार्शनिक है, मतलब मॉरल फिलोसफर हैं, उनकी वो ऐसा सोच रहे हैं, उनकी थ्योरी ये बता रही है। या फिर नेक्स्ट वन, हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी, ये बताना है, ये बता रही है इनकी थ्योरी। ये बात तो कुछ सही लग रही है, और ऑप्शन भी देख लेते हैं। मतलब इस ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि ये जो ये थ्योरी है ना, ये सपोर्ट कर रही है, ज्यादा सपोर्ट कर रही है किसको, कॉग्निटिव मैच्योरिटी को एंड मॉरल डेवलपमेंट को। ये बात तो सही है, इनकी थ्योरी ही बेस्ड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट पे, है ना। ओके, तो ये बात तो सही लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द थियरी हैज एलोबरेट टेस्टिंग प्रोसीजर, सिर्फ टेस्टिंग प्रोसीजर को एलोबरेट किया है, नहीं, दिस वन इज रॉन्ग। इट एस्टैब्लिशेस अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन रीजनिंग एंड एक्शन, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। मतलब ये सिर्फ संबंध बता रही है
तर्क और कार्रवाई के, मतलब रीजनिंग एंड एक्शन के। तो ये बात तो सही नहीं है। सही बात है बिल्कुल जो है कि इनकी थ्योरी है ना किस पे ज्यादा फोकस डालती है, कॉग्निटिव एंड कॉग्निटिव मैच्योरिटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मॉरल डेवलपमेंट पे। ओके, नेक्स्ट वन, when children think to interpret the received information according to their experiences। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पूछा गया क्वेश्चन है एंड कंफ्यूजिंग भी है। ओके, ध्यान से समझना है कि when children think to interpret कर पाएंगे the received information according to their experiences, उसे क्या कहा जाएगा, मतलब जब बच्चे अपने अनुभवों के अनुसार जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उनके अकॉर्डिंग प्राप्त जानकारी की व्याख्या करने की सोचते हैं, मतलब उनके पास जो इंफॉर्मेशन है ना उसको वो डिफाइन करने की सोच रहे हैं कि एक्सप्रेस कैसे करें, बताएं कैसे, समझाएं कैसे। तो वो क्या होता है, इज इट कॉन्क्रीट थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट या क्रिएटिव। तो देखो ध्यान से समझो ऑप्शन, क्रिएटिव तो होता है कि कुछ क्रिएट करना, अगर इनको बोला जाए कि कुछ क्रिएट करो, कुछ न्यू करो, कुछ इन्वेंट करो, तो बात हो जाती क्रिएटिव की। ओके, तो बात हो जाती क्रिएटिव की, क्रिएटिविटी की, जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग की बात हो जाती। अगर कुछ न्यू बोलते कि नया कुछ बताना है, नया कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ नया इन्वेंट करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, ठीक है, तो बात हो जाती क्रिएटिव की, क्रिएटिव थिंकिंग। तो दिस वन ऑप्शन इज नॉट आंसर, ये आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब कुछ अमूर्त चिंतन है, तो इसमें तो थॉट वगैरह आएंगे जो सिर्फ माइंड में होते हैं, थॉट, इसमें तो बच्चा एक्सप्रेस करने का पूछा है ना क्वेश्चन में, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, इसमें तो थॉट्स वगैरह होंगे, तो ये तो सिर्फ माइंड में होता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव तो तब होता, ये देखो ये दो ऑप्शन ही कंफ्यूजिंग है। ओके, लेकिन बात को समझो, ये ऐसे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि बच्चा ऐसे बोल रहा है कि जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है ना, जो उसने खुद ने एक्सपीरियंस करके अपने पास जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है, रिसीव कर रखी है, प्राप्त कर रखी है, उसको वो डिफाइन करना चाहता है। रिफ्लेक्ट करना, अगर प्रकाश डालने की बात होती ना कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तब तो बात हो जाती रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की, लेकिन ये तो बस मूर्त सोच है इसकी, इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों के सामने वो एक्सप्रेस कर रहा है। जस्ट सिंपल आंसर, दैट इज कॉन्क्रीट थिंकिंग। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड रीजन्स यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे लिए ऐसा करते हैं और मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। मतलब ये क्या हो गया, क्या हुआ, ये आता है टीट फॉर टैट वाली स्टेज। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, टीट फॉर टैट वाली स्टेज है ये। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, टीट फॉर टैट वाली स्टेज है ये। इसमें क्या होता है पता है, बेस्ट एग्जांपल दूं ना, जैसे कि नहीं, दो फ्रेंड्स हैं, लड़कियां हैं दो, एंड उसमें से एक लंच लाना भूल जाती है, तो दूसरी बोलती है कि चल कोई बात नहीं, आज मेरे वाला लंच खा ले, साथ में बैठ के अपने लंच शेयर कर लेते हैं, आज खा लेते हैं। नेक्स्ट दिन वही लड़की लंच भूल गई, तो वो क्या बोलेगी, कल मैंने तुझे खिलाया था, आज तू मुझे अपना लंच खिला। वही बात हुई ना, वही है ये टिट फॉर टैट। ओके, तो ये कौन से स्टेज में आएगा, कौन से वाली स्टेज में आएगा? ये तो देखो फ्रेंड्स, आपको ना ये स्टेजेस तो याद रखने होंगे, बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो ये आता है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन में, इसी को कहा जाता है टिट फॉर टैट वाली स्टेज। ओके, देखो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस जैसी कोई बात है नहीं, हाँ कंफ्यूजन हो सकता है गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाले ओरिएंटेड उसमें, ठीक है, बट ये डिफरेंट है उससे। ये ऐसा है कि कल मैंने आपके लिए ऐसे किया था, आज आप मेरे लिए ये करो, है ना, लंच शेयर किया था, कल मैंने आपको लंच दिया था, आज मुझे आप अपना लंच दो, ठीक है, तो टिट फॉर टैट वाली बात हो गई। ओके, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, इन वाइगोस्की's थ्योरी
विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स निग्लेक्टेड। ये जो वाइगॉस्की की थ्योरी है ना, कौन सी है? सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी, है ना। तो अब इसमें कौन सा पॉइंट उन्होंने निग्लेक्ट किया है? सोशियो कल्चरल थ्योरी है इनकी थ्योरी का नाम, सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो अब ये देखो निग्लेक्टेड बोला है, तो सोसाइटी को तो इंपॉर्टेंस दी है, दैट इज सोशल तो आएगा, ओके। कल्चरल भी आएगा क्योंकि कल्चरल के बारे में तो इन्होंने बात की है, कल्चरल भी आएगा। लिंग्विस्टिक भाषा के बारे में भी इन्होंने बताया है कि भाषा सीखते हैं सोसाइटी में रह के, इंटरेक्शन से भाषा सीखी जाती है। कौन सा नहीं है? दैट इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में वाइगॉस्की ने बात नहीं की है, हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस नहीं दी है, ओके। जीन्स वगैरह, हेरिडिटी, इन सबको इंपॉर्टेंस नहीं दी वाइगॉस्की ने, ओके। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आज के बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है आज की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। अगर आज की क्लास पसंद आ रही है, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दो एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। जो भी टीचिंग एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल है ये सेशन। हर एक टीचिंग एग्जाम में प्याजे, वाइगॉस्की एंड कोहलबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग a teacher can instill moral values in children by, मतलब कि आपको ये बताना है कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य को पैदा कर सकता है। कैसे करेगा? अगर मॉरल वैल्यूज बच्चों में इंस्टिल करनी है, उत्पन्न करनी है, क्रिएट करनी है, तो किस तरह से करेगा टीचर? गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव, स्ट्रिक्टली उनको ऐसे बोल देगा कि आपको इस तरह से ही बिहेव करना है, इस तरह से ही आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, स्ट्रिक्टली बोलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। फोर्सफुली कुछ भी नहीं करवाया जा सकता ना। अगर मॉरल वैल्यूज डेवलप करने हैं तो उसके लिए तो आपको क्या करना होगा? उसके लिए उनको डिस्कशन में इन्वॉल्व करना होगा, इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यूज। जो भी मॉरल इश्यूज होंगे ना, नैतिक मुद्दे होंगे, उन सब में उनको इन्वॉल्व करवाया जाए। लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, नहीं, क्लियर रूल्स उनके ऊपर नहीं डाल सकते। गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, सिर्फ इंपॉर्टेंस समझाने से कुछ नहीं होता। धार्मिक शिक्षाओं का महत्व देना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट वो बात होती है, डेवलप तब होगा मॉरल वैल्यूज जब बच्चे को मॉरल इश्यूज में इन्वॉल्व किया जाएगा, डिस्कशन में, डिबेट्स में, इन सब में उनको पार्टिसिपेट करवाया जाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगॉस्की। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना प्राइवेट स्पीच के बारे में दो लोगों की अलग बातें हैं। यहाँ क्वेश्चन में तो वाइगॉस्की पूछा है, लेकिन इसके साथ साथ हम प्याजे भी पढ़ लेंगे साथ में, ठीक है। अब वाइगॉस्की प्राइवेट स्पीच को क्या कहते हैं वो बताना है। वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग प्राइवेट स्पीच क्या होता है? शोज दैट चिल्ड्रन आर स्टूपिड एंड दस नीड गाइडेंस ऑफ एडल्ट्स। ये दिखाता है कि बच्चे मूर्ख हैं और इस तरह वयस्कों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा स्टूपिड तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर इगोसेंट्रिक। अब देखो बात आती है ईगोसेंट्रिक, है ना। ईगोसेंट्रिक वाला कंसेप्ट पता है कौन बोलता है प्राइवेट स्पीच के बारे में? ईगोसेंट्रिक बोलता है प्याजे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में हम दोनों को समझ लेंगे। प्याजे ने बोला है ये, ओके। अब यहां पूछा है वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग प्राइवेट स्पीच क्या है? शोज देम चिल्ड्रन लव देमसेल्फ। ये तो कोई बात नहीं होती है, ये दिखाता है कि बच्चे खुद से कितना प्रेम करते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें ये आएगा लास्ट वन, दैट इज इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शन। मतलब कि प्राइवेट स्पीच, वाइगॉस्की ऐसे कहता है कि प्राइवेट स्पीच वो होती है जहां बच्चे खुद अपने आप को मार्गदर्शन देते हैं, खुद बोल बोल के काम करते हैं। कुछ ब्लॉक्स भी खेल रहे हैं तो कुछ अगर उनको हाउस बनाना है ना ब्लॉक्स का, तो वो कलर ढूंढेंगे कि नहीं मुझे तो येलो कलर चाहिए, येलो कलर कहाँ है, ढूंढना है ताकि मेरा हाउस कंप्लीट हो जाए, अच्छे से बन जाए।
वो क्या कर रहे हैं, खुद को गाइड कर रहे हैं ना, कि नहीं यहाँ मैंने रेड कलर लगा दिया, रेड ब्लॉक लगा दिया है, तो मुझे यहाँ साइड में येलो लगाना है, येलो कहाँ है मुझे ढूंढना है, मुझे लगाना है, ताकि घर अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाए। खुद को क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ठीक है, बोल बोल के। ओके, एंड वाइगॉस्की ईगोसेंट्रिज्म को बोलता है प्राइवेट स्पीच, उनके अकॉर्डिंग ईगोसेंट्रिक होता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको, पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो ईगोसेंट्रिक, एंड वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो प्राइवेट स्पीच क्या है, कि बच्चे खुद को ही बोल बोल के गाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कि वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग जो ये लर्निंग है ना, अधिगम को किससे अलग नहीं किया जा सकता, लर्निंग को किससे सेपरेट नहीं किया जा सकता, सोशल कॉन्टेक्स्ट से, परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेसेस से, रीइंफोर्समेंट से, या फिर मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर से। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वाइगॉस्की की थ्योरी का ही नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी, मतलब कि इसमें ऐसे कहते हैं कि बच्चा सोसाइटी से, कल्चर से, इन सब से इंटरेक्शन से सीखता है। ओके, तो सोसाइटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, वाइगॉस्की की थ्योरी में। तो अधिगम ज्यादा से ज्यादा कहां से होगा, सोसाइटी से ही होगा, सोशल कॉन्टेक्स्ट से होगा। ओके, दैट इज सोशल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी, मेजर क्रिटिसिज्म कौन सा है कोहलबर्ग की थ्योरी। देखो फ्रेंड्स, ये जितने भी पियाजे की, वाइगॉस्की की, कोहलबर्ग की थ्योरी है ना, क्रिटिसाइज जरूर हुई है, कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई ना कोई एस्पेक्ट में क्रिटिसाइज हुई है। तो अब इन्होंने ये पूछा है कि कोहलबर्ग की थ्योरी का मेजर क्रिटिसिज्म क्या रहा, वो बताना है आपको। कोहलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ऐसी कोई बात तो नहीं है, उन्होंने तो क्लियर कट दिया हुआ है, इस बात को लेके क्रिटिसाइज नहीं हुआ है। ओके, इस बात को लेके कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ था, इन्होंने तो क्लियर कट स्टेजेस के बारे में बताया हुआ है। कोहलबर्ग प्रपोज्ड अ थ्योरी विदाउट एनी एम्पेरिकल बेसिस, मतलब कोई एविडेंस नहीं था और ऐसे ही थ्योरी बना दी। नेक्स्ट वन, कोहलबर्ग प्रपोज्ड दैट मॉरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल, उन्होंने ऐसे बोला कि मॉरल रीजनिंग जो है वही डेवलपमेंट है। जो मेजर क्रिटिसिज्म जो हुआ था ना, वो इस बात को हुआ था कि जो कोहलबर्ग ने जो थ्योरी बताई है ना, कल्चरल डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमन। इन्होंने है ना जो सैंपल्स लिए थे, जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उनमें इन्होंने ना ज्यादा से ज्यादा मेल पे फोकस किया था, इन्होंने जेंडर बायस बताया गया था इस थ्योरी को, मतलब कि जो ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए थे ना, तो ये जेंडर बायस कह दिया गया था कि इसमें जेंडर बायस हो रहा है, इसलिए ये थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था। ओके, प्रॉपर जो कल्चर होता है ना, मतलब कोहलबर्ग ने पुरुष और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब नहीं दिया, मतलब प्रॉपर अच्छी तरह से हिसाब नहीं दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हैंड्स शुड नॉट स्टील द ड्रग्स। देखो फ्रेंड्स, जो मैंने कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी करवाई थी ना, एक अलग से सेशन लिया हुआ है, उसमें मैंने ये हैंड्स की स्टोरी मैंने अच्छे से समझाई हुई है। अगर आपको याद नहीं है या फिर आपने अभी तक देखी नहीं, आपको पता नहीं है क्या है स्टोरी, तो आप प्लीज वो सेशन देख लेना। ओके, स्टोरी बहुत बड़ी है, अच्छे से समझाई हुई है, डिटेल में समझाई हुई है, आपको पता लग जाएगा, अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ओके, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको अलग से सेशन मिल जाएगा। तो एक बच्चे का तर्क है कि हैंस को दवा, उसकी पत्नी को बचाने वाली दवा जो वो चुरा के लाया था ना, वो चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा करने पर उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा। उसने हैंस ने क्या किया था, हैंस ने दवा चुराई थी उसकी वाइफ के लिए। ओके, तो एक बच्चा है वो लॉजिक लगा रहा है, वो ऐसे बता रहा है कि हैंस को है ना, हैंस शुड नॉट स्टील द ड्रग, उसको चुराना नहीं चाहिए था वो दवाई। क्यों? क्योंकि चोरी करने पर उसे पकड़ा भी जा सकता था, जेल भेज दिया जाता। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर। अब आपको ये बताना है कि कौन से स्टेज में आएगा,
इज इट अ सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटल पर्पस? कौन सा होगा? बहुत ही सिंपल सी बात कही गई है और बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। आंसर विल बी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, सजा और आज्ञाकारिता। मतलब ये होना चाहिए ना, उसको ऐसे बोला है कि आपको चुराना नहीं था, आपको सजा हो सकती थी। सिंपल सी बात बोली है ना, ऑप्शन बी। ओके, चलो नेक्स्ट वन। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 5th एंड आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं ना तो प्लीज़ आज का सेशन लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल अगर फर्स्ट टाइम देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ओके, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। बहुत ही अच्छे बेनिफिशियल क्वेश्चंस लेकर आई थी मैं। ओके, आज के आई होप कि आपको आज का सेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय।